नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, पीएम मोदी अडानी सहित दिग्गजों का जमावड़ा। पीएम मोदी बोले, निवेश का यही सही समय। विजेंद्र गुप्ता बने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। आम विधायकों का सीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, बोले महिलाओं को 2500 देने का वादा पूरा करें। इंदिरा गांधी पर टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन का विरोध। जयपुर में कांग्रेसी पुलिस से भिड़े, विधानसभा घेराव के दौरान कई कार्यकर्ता हिरासत में। तेलंगाना टनल हादसा, अंदर 11 किलोमीटर पानी भरा। सिलक्यारा ऑपरेशन टीम भी 8 लोगों के रेस्क्यू में जुटी। मंत्री बोले, बचने की उम्मीद कम। देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर लगभग तैयार। कैंसर रोगियों के लिए लाइफलाइन। जयपुर में हर महीने हो सकेगा 50 मरीजों का इलाज। और कश्मीर उत्तराखंड में इस हफ्ते भारी बारिश की संभावना। एमपी की पंचमढ़ी में तापमान 6 डिग्री, हिमाचल प्रदेश के 4 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से इस वक्त की आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली से आपको बता देते हैं ये खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्री इंटरनेट मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटरनेट की याचिका दाखिल की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट मुहैया कराने की याचिका चूंकि लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। और यह एक मुफ्त बाजार है, सीजेआई का ऐसा कहना है। बीएसएनएल, एमटीएनएल भी वहां है। सीजेआई ने ये याचिका पर कहा है, बाजार में ज्यादातर हिस्सेदारी जियो के पास है। वकील की दलीलें भी निकल कर आई हैं सामने। फिलहाल जो याचिका दाखिल की गई थी उसको मना कर दिया गया। तो दिल्ली से आपको यह खबर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुफ्त इंटरनेट की जो सेवा की मांग की गई उसको इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सीजेआई की ओर से कहा गया यह एक मुफ्त बाजार है। बीएसएनएल, एमटीएनएल भी वहां है, सीजेआई का कहना है। और बाजार में ज्यादातर हिस्सेदारी जो कि जियो के पास है, वकील की यह दलील थी। तो फ्री इंटरनेट मांग की याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। उन्नाव से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अज्ञात डंपर ने 5 बाइक सवारों को रौंद दिया है। 3 की मौत हुई है, 5 हलवाइयों को डंपर ने रौंदा है। 3 की मौत बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया है। मृतकों के अगर बात करें नामों की, तो सरफराज, आदिल खान, अरबाज खान और इसी के साथ ही साथ जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान करने में जुटी है मृतकों की। और पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ भी दर्ज कर दिया है एफआईआर। और शादी में खाना बनाकर लौट रहे थे बाइक सवार। मानिकापुर सराय गांव के सामने ये हादसा हुआ है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की।
और सीधा चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे क्या कह रहे हैं, सुना देते हैं। जिलों में आपने तहसीलों में अपने तरफ से वकीलों की नियुक्ति की है और इसके लिए बड़े बड़े आपके थानों में भी अब विवेचना करने की कमी नहीं है। मैं जिस थाने आता हूं, पहले एक दरोगा रहता था, एक दीवान रहता था, एक मुंशी और 13 सिपाही, और आज उस थाने में 14 सब इंस्पेक्टर हैं और सिपाही 70-80 हैं। जब इतनी संख्या इनकी बढ़ गई तो विवेचना में क्यों दिक्कत, विवेचना क्यों नहीं हो पा रही, क्यों ये केसेस पेंडिंग हैं, ये आपको देखना चाहिए। और ये पेंडिंग केसेस से कितना नुकसान है लोगों का। जो मुलजिम हैं उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, जेलों में पड़े हैं। जो नहीं मुलजिम हैं वो रोज इधर से उधर दौड़ते हैं, परेशान होते हैं। तो इन पेंडिंग केसेस के बारे में भी मैं बहुत सुझाव दे चुका, कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे तो आप पर निर्भर है, लेकिन ये हमारे सरकार की कमी है और इस कमी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात है, कानून व्यवस्था सुधारने के मामले में आपको मैं, पुलिस व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। जब पुलिस व्यवस्था ठीक होगी तभी कानून व्यवस्था ठीक होगी। अगर लचर पुलिस व्यवस्था होगी तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक गाइडलाइन जारी किया था कि एक कमेटी बना करके आप डीजी की नियुक्ति के लिए 3 महत्वपूर्ण नाम लोक सेवा आयोग को भेजेंगे और वहां से वो चुन करके भेजेंगे। इसको आपने नहीं माना और आपने अलग एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हुई हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज अध्यक्ष रहेंगे, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन रहेंगे, संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य रहेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन और सेवानिवृत्त डीजीपी रहेंगे। ये आपने कमेटी बना दी, लेकिन आज तक आपने नियुक्ति नहीं की। नियुक्ति न करने का क्या कारण है? अगर ये नियुक्ति हो जाएगी तो सही है, उसमें जो प्रोविजन है, जो तरीका है कि जब ये नियुक्त हो जाएंगे तो 2 साल आप उनको हटा नहीं सकते। जब 2 साल आप हटा नहीं सकते तो आपका दबाव उन पर नहीं रहेगा। और जब डीजीपी निष्पक्ष रहेगा, 2 साल के लिए निश्चिंत रहेगा, तो पूरे प्रशासन को सही ढंग से चलाएगा। आज ये जो अधिनायकवादी तरीका है कि अपने अधिकारियों को डांट कर जो चाहिए करा लीजिए, ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करना चाहिए। और इसका आप जब अपना उत्तर दें तो अगर बनाए हो तो बता दीजिए किसको बनाया है, नहीं बनाए तो ये कब तक आप ये ऐसे अस्थायी तौर पर, मुझे डर है कहीं इसको भी आप संविदा पर न कर लें। आजकल बहुत चल रहा है, तो कहीं संविदा पर भी न डीजीपी कर लें। ये बात अच्छी नहीं है, इसको आप देखें और इसमें जो है आपको देखना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो कमेटी हो गई, मैं बिजली पर आता हूं। प्रदेश में बिजली की स्थिति काफी खराब है। अब भाषण में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटा 35 मिनट, तहसील पर 22 घंटा 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे के पूर्ति नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में यह है, कहीं कहीं तो है जहां आपका 132 kVA है, वहां तो है, लेकिन जहां केवल 32 kVA है वहां आपकी सप्लाई बराबर नहीं है, क्योंकि 132 kVA में आपकी सप्लाई डायरेक्ट दूर आती है पावर स्टेशन से, तो वहां तो पहुंच जाता है, लेकिन जहां 132 kVA स्टेशन नहीं पहुंचा पाता है बिजली, वहां ये नहीं है। वहां केवल 10 से 12 घंटे चलते हैं और उसमें वोल्टेज भी कम हो जाता। एक चीज और है, बिजली विभाग में उपकरण नहीं है, जिसके कारण किसानों से एस्टिमेट तो जमा करा लिया जाता, परंतु विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। जनपदों में व्यापक पैमाने पर आवेदन पत्र पड़े हुए हैं। मान्यवर, हम लोग खुद अपने विधायक निधि से गांव में जब आते हैं ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए, अब जब आते हैं कि हमारे गांव का विद्युतीकरण करा दो, खंभे
हम लोग बिजली विभाग से एस्टीमेट बनवाते हैं। और आपने जो हम लोगों को विधायक, क्षेत्रीय विधायक विकास निधि दिया है, उसमें से हम लोग रुपया दे देते हैं। सीडीओ क्या करते हैं, उस रुपए को इनको भेज देते हैं एस्टीमेट बनाकर। ये क्या करते हैं बिजली विभाग वाले, ये अपने यहाँ जैसे हमने दिया तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बस्ती है, बस्ती को दे करके सामान मंगवाना चाहिए, ये इसको बनारस भेजते हैं। जो इनका मुख्यालय है जब बनारस जाता है तो महीनों पड़ा रहता है, हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो कहता हमको धन आया नहीं, हम कैसे टेंडर करावें, किसका टेंडर करा के ठेकेदार को दें। तो इस व्यवस्था में बड़ी दिक्कत हो रही है, हम लोगों का रुपया चला जा रहा है, इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। और जो रुपया विधायक निधि से कोई भी साथी या कोई भी विधायक देता है तो उसको मुख्यालय, पूर्वांचल विकास निगम का जो मुख्यालय है या जिस विकास निगम का हो वहां नहीं भेजना चाहिए, इस रुपए को ही देना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमने बहुत रुपया दिया, आज तक हम दौड़ते दौड़ते 6 महीने से हार गए। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से मिलता हूं तो कौन बनारस जाए उनसे मिलने, अब बनारस उनसे टेलीफोन करो तो कहते हैं हम दिखवा रहे हैं। सीडीओ से कहो, सीडीओ कहते हैं हमने तो रुपया भेज दिया, हमारे खाते से रुपया चल गया, हम अपना विकास काम कराते, लेकिन वो विकास काम ना हो करके वहां चला गया। इसको भी आपको देखना चाहिए। 2016-17 में कुल विद्युत उत्पादन 30,173 मिलियन यूनिट था, जो वर्ष 2022-23 में आपका बढ़ गया 32,926 मिलियन यूनिट हो सका। जल विद्युत का उत्पादन घट गया, वर्ष 2016-17 में 1198 मिलियन यूनिट उत्पादन होता था, अब वर्ष 2022-23 में घटकर 1015 यूनिट रह गया। वर्ष 2016-17 में कुल विद्युत उपभोक्ता 1,80,13,797 थे। वर्ष 2023 तक उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है और हो गया 32,67,09,423, अर्थात विद्युत उत्पादन में 9.5% की वृद्धि हो गई और उपभोक्ता 9.12% की आपकी विद्युत उत्पादन बढ़ा। और उपभोक्ता कितने बढ़े? 81.42। इसलिए विद्युत आप चाहे जितना कहें, कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत है जिससे पूरा ये नहीं पहुंच पा रहा। मानवर, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ बेरोजगारी के मामले में अब हमारा प्रदेश आप कहते हैं आपके नेतृत्व में दूसरे नंबर पर हो गया, महाराष्ट्र के नंबर पर हो गया, आर्थिक मामलों में हम काफी संपन्न हो गए। तो ये हमारे लड़के फिर क्यों गुजरात जाते हैं, क्यों महाराष्ट्र जाते हैं, क्यों आंध्र प्रदेश जाते हैं, क्यों नहीं रोजगार के अवसर हमारे यहाँ सृजित हो पा रहे हैं। अब वो बात जो निवेश का है मैं बजट में बोलूंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, आप जितना इम्तिहान कराते हैं अधिकांश इम्तिहान में आपके पेपर लीक हो जाते हैं। आपने बड़ी कठोर कार्रवाई करने की कोशिश की, क्यों लीक होते हैं, कैसे लीक होते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो लड़का रात दिन चढ़कर पढ़ करके मेहनत करके परिश्रम कर। और अभी आप सुन रहे थे माता प्रसाद पांडे को। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर आकाश आनंद का कांग्रेस पर तगड़ा हमला है और कांग्रेस नेताओं पर बहुजन मूवमेंट का अपमान करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। आकाश आनंद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है। इसी के साथ ही दलितों के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया। आकाश आनंद ने आरोप लगाया कांग्रेस नेताओं पर बहुजन मूवमेंट का अपमान करने का आरोप है। अंबेडकर जी के योगदान को कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आकाश आनंद ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मायावती के भतीजे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आरोप भी लगाया। दलितों के हितों से खिलवाड़ करने का भी गंभीर आरोप आकाश आनंद की ओर से लगाया गया है।
कांग्रेस नेताओं पर बहुजन मूवमेंट का आरोप लगाया गया, अपमान करने का ये आरोप है। दलितों के हितों से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप आकाश आनंद की ओर से लगाया गया है। और एटा से खबर, जहां पर परीक्षा के दौरान छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान छात्रा को चक्कर आ गया और जमीन पर घस खाकर गिर पड़ी, जिससे कि हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों को इस बात की सूचना भी दी गई। रानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षा देने गई थी छात्रा, इस दौरान तबीयत बिगड़ गई और बताया जा रहा है कि चक्कर आने से छात्रा की तबीयत बिगड़ी। परिजनों को भी सूचना दी गई। बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रही थी, दूसरी मंजिल पर परीक्षा के दौरान हालत बिगड़ गई। एम्बुलेंस की मदद से छात्रा को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। थाना कोतवाली देहात के गांव नगला कंचन की निवासी है छात्रा, इलाज जारी है। डॉक्टर की टीम की निगरानी भी देखी जा रही है। परीक्षा केंद्र के प्रबंधक ने इस बात की सूचना दी। परिजनों ने छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है छात्रा का। और बुलंदशहर से खबर, जहां पर पत्नी और उसके प्रेमी पर पति ने गोली चला दी है और बच्चे को हाई स्कूल का पेपर दिलाने पत्नी गई थी। आरोपियों ने कई राउंड की फायरिंग और घायल महिला और उसके प्रेमी को अस्पताल भेजा गया। महिला पति को छोड़कर कर रही थी प्रेमी के साथ। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सर्वोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास का ये पूरा मामला है। तो खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से खबर, बच्चे को हाई स्कूल का पेपर दिलाने आई पत्नी और उसके प्रेमी पर पति ने गोली चला दी। आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग की। गोली लगने से घायल महिला और उसके प्रेमी को जिला अस्पताल भेजा गया है। बीते काफी दिनों से महिला अपने पति को छोड़कर रह रही थी और अपने प्रेमी के साथ एसपी सिटी समेत एसडीओ से आना भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। थाना कानपुर क्षेत्र के खिदरपुर सर्वोदय विद्या इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। यहाँ के कॉलेज के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना खानपुर क्षेत्र के खदरपुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। आरोपी मौके से फरार है और दोनों घायलों को जिला हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने राउंड फायरिंग की हुई है और ये जो गोली कांड हुआ है क्यों इन लोगों ने उन पर गोली चलाई? इसमें जो आरोपी है
उसकी पत्नी पिछले साल किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। पत्नी का नाम सावित्री और अन्य व्यक्ति जो है उसका नाम सरजीत है, और इसी बात को लेके आरोपी ने गोली चलाई। और हमीरपुर से खबर, जहां पर बोर्ड के एग्जाम दे रहे छात्र की तबीयत बिगड़ी है। स्कूल प्रबंधन ने छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया है। एग्जाम देते वक्त छात्र को हो रही थी उलझन। छात्र ने अध्यापक को अपनी समस्या बताई। इसी के साथ ही अध्यापक ने छात्र की बातों का संज्ञान भी नहीं लिया। अचानक छात्र उल्टी करते हुए केंद्र में बेहोश हो गया। साहिल खान हाई स्कूल का है छात्र, जिसकी तबीयत बिगड़ी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में परीक्षा थी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरठ से आ रही है खबर, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला बोला गया। हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। शादी में बारात के निकलने के दौरान जानलेवा हमला किया गया और पीड़ित परिवार काट रहा अधिकारियों के चक्कर। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र का पूरा मामला। आज एसएसपी से ले आए हम। आज बेहद दुखद घटना मोकुमपुर में घटित हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा नौजवान साथी है मनोज, वहीं के मोकुमपुर जो मोंटी है और उसके साथ जो अज्ञात में 10-15-20 लड़के हैं, उन्होंने मनोज को इतनी बुरी तरह मारा। आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के अंदर 7 टाके आए हैं उसके, और 7 टाके आने के बाद आज उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। वो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल इसमें जो मजबूती कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करने का काम कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान के बाद सदन में विवाद उत्पन्न होने लगा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि बजट पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि नेताजी के कार्यों पर टिप्पणी होनी चाहिए। उनके इस बयान से सदन के सभी विधायक नाराज हो गए और इसके परिणाम स्वरूप विधानसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सीनियर नेताओं के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में एक बार फिर देखने को मिला है। इसमें बातचीत करने की विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ में। मैम, आज फिर हंगामा देखने को मिला है। हंगामा किस बात पे हुआ? ये चर्चा विधानसभा अध्यक्ष पूछते रहे, लेकिन किसी तरफ से जवाब नहीं। देखिए, सम्मानित जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या आप सब पत्रकार बंधुओं ने भी देखा कि प्रश्नकाल चल रहा था और चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से हम लोग विपक्ष अपने सवाल पूछ रहा था। ऐसे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने विषयांतर करते हुए माननीय नेताजी के ऊपर उनकी कही हुई कुछ बातों को कटाक्ष के रूप में विपक्ष के ऊपर इंगित करते हुए बोला, जिसमें समस्त विपक्ष के जो लोग हैं वो सिर्फ इस ऑब्जेक्शन के साथ खड़े हुए कि प्रथम दृष्टया तो ये विषयांतर है, इस विषय पे सवाल ही नहीं था। और दूसरा, जो व्यक्ति अभी सदन का हिस्सा नहीं है, इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, उनकी कही हुई किसी भी बात को लेकर के आज यहाँ पर चर्चा या उस पर कटाक्ष नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग उनसे माफी की मांग कर रहे थे। एक चीज और की, ऐसा क्या बोल दिया था जिससे कि आप सब लोग नाराज हो गए और एकदम से हंगामा शुरू हो गया? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पीठ भी हम सभी लोगों से यही पूछ रही थी और हम लोगों ने ये कहा कि अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है शब्दों का हेरफेर हो जाए, तो इसलिए कार्यवाही को रिवाइंड करके आप देख लें। आपके सामने अक्षरशः दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्शन किस विषय को लेकर के है।
2 बजे के बाद फिर से शुरू होगी, 2 घंटे के लिए स्थगित की गई है। इसके बाद क्या आप लोगों का रोल होने वाला है? देखिए, मंशा सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या माननीय पीठ हो, सबकी इच्छा और मंशा यही रहती है कि सदन सुचारू रूप से चले और हम लोग अपने क्षेत्र से जो जो समस्याएं लेके आए हैं उनको यहाँ पर रखें और समाधान लेके जाएं। लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी ने 2 घंटे के लिए सदन स्थगित किया। दोबारा जब सदन स्टार्ट होगा हम लोग जाएंगे तो जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी वहाँ पर बैठे हैं, सदन के माननीय सदस्य, उनका जो भी निर्देश होगा हम लोग उनका अक्षरशः पालन करेंगे। ये स्थगित जो होती हैं, कार्रवाई स्थगित होती है, इससे क्या कोई प्रभाव पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? देखिए, निसंदेह प्रभाव तो पड़ता ही है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। लेकिन सदन की जो गरिमा है उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी विरोध भी करना पड़ता है, ताकि अगर आज हम विरोध करेंगे तो जो असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है या जो विषयांतर हो रहा है उन सब चीज़ों पे लगाम लग सके। हम आज जो कर रहे हैं वो हो सकता है बेहतर होकर के कल की जो पीढ़ी आएगी उसके लिए बहुत बेहतर सिनेरियो खड़ा हो पाए। बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ में पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सदन में मर्यादित होकर के बात करनी चाहिए और सदन में मर्यादित होते ही तभी सदन अच्छे से चल पाता है। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। फर्रुखाबाद से, जहां पर गायत्री इंटरनेशनल स्कूल फर्रुखाबाद में रविवार को बड़े धूमधाम के साथ खेल दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्रीय खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। आयोजन में स्कूल के चेयरमैन मनोज अग्रवाल और अन्य अतिथियों ने बच्चों का स्वागत किया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नन्हे बच्चों ने मार्च पास्ट का भी विरोध किया, प्रदर्शन कर एकता और सामूहिकता का संदेश दिया है और इस दौरान बच्चों ने विभिन्न खेलों का प्रदर्शन कर यह संदेश दिया कि वे भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की तरह प्रतिभाशाली हैं। अंत में विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम को देखकर अभिभावक खुशी से तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। और इसी के साथ ही लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित दरोगा खेड़ा में बने पार्थ रिपब्लिक के गोल्डन फिश टावर नंबर 3 पर 20 फरवरी को संदिग्ध हालत में लगी आग के बाद झुलसे प्रॉपर्टी डीलर ओम तिवारी की रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ओम तिवारी के साले और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अश्वनीकांत पांडे ने अपार्टमेंट के बिल्डर और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अश्वनी पांडे के मुताबिक ओम तिवारी अपने परिवार के साथ गोल्डन फिश टावर की 4थी मंजिल के फ्लैट नंबर 401 में रहते थे। 20 फरवरी की शाम ओम तिवारी कमरे में सो रहे थे और दरवाजा अंदर से लॉक था और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण उनकी मौत हो गई। और खबर कानपुर से, जहां 21 वर्षीय छात्रा रामा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर की छात्रा थी और शनिवार दोपहर करीब 1 बजे उसने अपने कमरे में पंखे से फांसी लगाने की कोशिश की थी। वहां मौजूद लोगों ने छात्रा को नीचे उतार लिया और अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां रविवार देर रात छात्रा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। छात्रा के पिता जय करण सचान ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने 20,000 रुपए न देने के कारण उनकी बेटी को आधे नंबर से फेल कर दिया है और उन्होंने कॉलेज के प्रभाव के चलते पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस के अनुसार परीक्षा में असफल होने के कारण वह डिप्रेशन में थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। मामले को लेकर परिजनों में आक्रोश बना हुआ है, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थी और कॉलेज में जो है 21 तारीख को बताया गया था कि जो है तेज बोले मतलब 22 तारीख को जो है मेरे पास मतलब मेरी बहन के पास में फ़ोन आया 12 बजे कि जो है आपकी जो है बच्ची ने जो आत्महत्या की कोशिश की है, मतलब ये ऐसा बताया गया मुझे। और जो है मैं जो है जब पहुंचा तो जो है वो अस्पताल में जो है जो इनके कॉलेज प्रशासन का हॉस्पिटल था वहाँ पर एडमिट पाई गई और इलाज बोले कि अभी सांसें उसकी चल रही हैं तो और जो है उसका इलाज चल रहा है, ऐसी बातें कहते रहे हैं।
इसमें जो सूचना मिली एक छात्रा के सुसाइड करने की, उसके बाद छात्रा के पोस्टमार्टम हेतु यहाँ आप देख रहे हैं मोर्चरी पे बॉडी आई हुई है। इसमें परिजनों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। इसमें हम लोग डॉक्टर के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में उनका पीएम कराएंगे और जो उसमें जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर यह सुसंगत विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और जबलपुर में रांची स्थित यूको बैंक में डकैती डालने की योजना बना रहे आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। व्हीकल फैक्ट्री के खंडहर हो चुके क्वार्टर में छिपे थे आरोपी। पुलिस ने छापा मार करके उनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 तलवार, एक रोड और एक चाइना चाकू जब्त की है। आरोपियों ने बैंक में डकैती की योजना बनाई थी। रांची थाना पुलिस ने 4 टीमों के साथ कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार देर रात श्यामला हिल्स स्थित राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य कार्यक्रम स्थल, सभा कक्ष, बैठक कक्ष और मीडिया सेंटर और अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे और समिट के महत्व को लेकर चर्चा भी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और यह देशी विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक जरूर होगा। साथ ही यह समिट युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह समिट प्रदेश की आर्थिक प्रगति को और भी गति प्रदान करेगा। और वहीं जबलपुर में रांची स्थित यूको बैंक में डकैती डालने की योजना बना रहे आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हीकल फैक्ट्री के खंडहर हो चुके क्वार्टर में छिपे थे आरोपी। पुलिस ने छापामारी और उनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 तलवार, एक रोड और एक चाइना चाकू जब्त की। आरोपियों ने बैंक में डकैती की योजना बनाई थी। रांची थाना पुलिस ने 4 टीमों के साथ कार्रवाई की और इसी के साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मालूम कर दो है। कुछ लोग जे खंडर में एक डकैती डालने का प्लान बना रहे हैं। इस सूचना तस्दीक हेतु टीम रवाना हुई थी जिसमें हम लोग सभी लोग गए थे। टीम से सूचना मिलने पर जहां बताए स्थान पर पता साझी की गई, जो वहां पर 6 लोग वहां पर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वहां पर मिले। उन लोगों के पास से घेराबंदी कर जब पकड़े गए तो उन लोगों के पास से एक कट्टा, 2 तलवारें, एक राड और एक और राड घुमी हुई, इस प्रकार के हथियार उनसे जब्त किए गए हैं। और इसी के साथ ही खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज से जबलपुर जा रही तूफान गाड़ी खितौला क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। सुबह करीब 4:30 बजे अनियंत्रित होकर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और रॉन्ग साइड पर पहुंचकर कटनी से जबलपुर जा रही बस से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सिहोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए और भेज दिया गया इलाज के लिए। पुलिस मृतकों के परिजनों से संपर्क कर रही है, जबकि बस का नंबर अज्ञात है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गई। आज सुबह 4:30 बजे थाना खितौला क्षेत्रांतर्गत मेन हाईवे पे पहरेवा के पास एक तूफान गाड़ी जो कर्नाटक पासिंग थी, ये प्रयागराज से जबलपुर की ओर आ रही थी।
ये अनियंत्रित होकर अपने साइड को छोड़कर रॉन्ग साइड में चली गई और जबलपुर से कटनी की ओर जा रही बस से ये जाके टकरा गई और इसमें बैठे हुए 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हैं, जिसमें एक को मेडिकल रेफर किया गया है और एक व्यक्ति बिल्कुल सही पोजीशन में है, उसकी केवल पैर में चोट लगी है और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसमें प्रारंभिक कार्रवाई थाना खितौला और एसडीओपी सिहोरा मौके पर पहुंचकर पूरी कर चुके हैं। अस्पताल सिहोरा पर सभी जो 6 डेड बॉडी है उसको रखाया गया है। इसका पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम द्वारा की जा रही है। मौके के लिए एसपी कलेक्टर सर यहाँ रवाना हो गए हैं और इसमें पूरी जांच कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और रेवाड़ी में देर रात एक क्विड कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि कार चालक समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। न्यू आदर्श नगर निवासी युवक के साथ हुई, जो दिल्ली से रेवाड़ी वापस लौट रहा था। जैसे ही वह सर्कुलर रोड स्थित रोडवेज वर्कशॉप के पास पहुंचा, उसके बोनट से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। युवक ने तुरंत गाड़ी से बाहर कूदकर इसकी सूचना दमकल विभाग को और पुलिस को दी। अरे को मिली कि बस स्टैंड के सामने किसी में आग लगी हुई है गाड़ी के अंदर, तो हम तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचे और हमने आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। यह गाड़ी कोविड गाड़ी थी और पूर्ण रूप से जल गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कितने लोग सवार थे सर, इसमें कुछ पता चला हो? क्या जी? कितने लोग सवार थे इसके अंदर? ड्राइवर का तो पता नहीं, एक ही था, एक ही ड्राइवर। और यमुनानगर में सोमवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति बाइक पर अपने परिवार के साथ ससुराल जा रहा था, तभी उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार रोहतास निवासी रोशनपुरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने से मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी और बच्चे को मामूली चोटें आई। घटना के बाद चालक अज्ञात वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतकों को शव सौंप दिया। मृतक की पहचान रोहतास के रूप में हुई है, जो मेहनत मजदूरी का काम करता था और हाल ही में शादी कर एक साल के बच्चे का पिता भी बना था। और सीधा चलते हैं बिहार के भागलपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है और कृषि सम्मान को लेकर 19वीं किस्त भी किसान सम्मान निधि के जरिए जो किस्त जारी की है। इसी के साथ प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय
नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वो अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों